बशर लुकमान है। बड़ी मेजर खबरें आई हैं और मैंने कहा आपको चंद एक खबरें मैं बड़ी क्विकली रन डाउन उनका दे दूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ये जो सब्सक्राइब का बटन जब आप दबाते हैं तो फिर आपको नोटिफिकेशंस आते हैं बेल आइकॉन से भी, और मज़ीद अपडेट्स हैं वो खुद ब खुद आपको मौसूल होती रहेंगी। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा ने रूसी हैकर्स पे इल्ज़ाम लगाया कि वो इनकी लेबॉरेटरीज में कोरोना वायरस के तैयार होने वाली जो वैक्सीन है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों हुकूमतों ने क्रेमलिन की तरफ उंगली उठाई है और उन्होंने सीधा पॉइंट ब्लैंक उसको इल्ज़ाम दे दिया। अब वो कहते हैं कि जी APT29 नामी हैकिंग एक ग्रुप है और यकीनी तौर पे ये रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, और इन इल्ज़ामात के बाद इन तीनों ममालिक के मॉस्को से मज़ीद ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। वैसे भी आजकल ज़रा से कशीदा थे। एक अलहदा दावे में बरतानिया ने तो ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि रूसी स्टेट एक्टर्स ने बरतानिया और अमेरिका के माबैन तजारती दस्तावेज़ात को अफशा करके गुज़िश्ता साल बरतानिया के आम इंतखाबात में दखल अंदाजी की थी। और इससे पहले आपको याद है कि यूक्रेन के ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगा था कि उनको सदर ट्रंप ने पुश किया था, और जो इम्पीचमेंट की मेन कैंपेन चली थी वो इसी वजह से चली थी कि अमेरिकन इलेक्शन जो हैं वो भी किसी तरह टेलर हुए थे। बहरहाल दूसरी जानिब रशिया ने ऑब्वियसली इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और उनको देव कॉल्ड इट रबिश, और उनका ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई हैकिंग करे ना कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बेजा इल्ज़ामात मत लगाओ। उधर अमरीकी कौमी सलामती एजेंसी के मुताबिक APT29 इंटेलिजेंस मालूमात के हसूल के लिए सरकारी, सफारती, थिंक टैंक, हेल्थ केयर और तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है रॉ के एक सीनियर एहलकार की तरफ से। वो कहते हैं कि इन परसूट टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत, फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद इज बैक विद अनदर वीडियो ऑन सुशांत सिंह राजपूत। अभी कहते क्या है, वो कहते हैं कि जी बॉलीवुड में किसी ने डी कंपनी को हायर किया और जिसने सुशांत को मारना था, और ये अंडरवर्ल्ड यानी वो डी कंपनी जो है उसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इसको मरवाया। और कहते हैं कि बॉलीवुड में अब ये सिलसिला शुरू हो गया है कि जितने लोग कत्ल होंगे वो सब खुदकुशी लगेगा, और ये सारी अंडरवर्ल्ड करवा रही है। तो अंडरवर्ल्ड करवा रही है तो इसका मतलब है कि कोई करवा रहा है, कोई पैसे दे रहा है या भत्ता दे रहा है। तो रॉ, CBI, इंटेलिजेंस एजेंसीज, IB, पुलिस मुंबई की, ये सब क्यों सो रहे हैं? मेरे कुछ कर लें इसके ऊपर। सुशांत सिंह को तो बेचारे को शायद इंसाफ ना मिल सके, लेकिन और बहुत से लोग जो हैं वो बच सकते हैं अगर ये एजेंसीज बजाय ट्वीट्स करने के और ख़बरें लीक करने के ये अपना काम भी सही कर। अब इधर पाकिस्तान आ जाते हैं। कुलभूषण यादव के हवाले से आप लोग कई दिन से सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने, बरतानवी हाई कमीशन ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि उनको कुलभूषण यादव तक रसाई दी जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पे उसको रसाई दे दी वो इंडियन हाई कमीशन को। अब वो गए पहले वहाँ पे, उन्होंने कहा जी दरमियान में शीशा लगा हुआ है, इसको हटाओ, हमें उससे डायरेक्ट बात करनी है। उन्होंने शीशा हटा दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि जी ये ऑडियो रिकॉर्ड ना करें, हालांकि होनी चाहिए ऑडियो रिकॉर्ड ताकि पता चले कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि ये इंडियंस और स्पेशली इनके हाई कमीशन वाले मुकर जाते हैं अगले दिन के, मेरे से तो ये बात ही नहीं हुई। बहरहाल उनके इतने ईमा पे इन्होंने, पाकिस्तान ने क्या किया कि उसकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी जो थी उसको बंद कर दिया ऑडियो को, और वो वहाँ से हटा दी। और तीसरी बारी वो क्या हुआ, वो फिर भी नहीं मिले उसको और वो उठ के चले गए। कुलभूषण यादव बेचारा पीछे से वादे दे रहा, उनको बुलाता रहा कि मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा और चले गए वहाँ पे। अब पूरी स्वार्थी दुनिया जो है इस बात पे हैरान है कि भाई अगर तुमने उससे बात नहीं करनी थी, तुम्हें उससे तक कुछ इंक्वायर नहीं करना था, तो फिर तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे थे कि हमें रसाई दे दें, रसाई दे दें। रसाई तो तुम्हें दे दी और फिर भी तुमने ये नहीं किया। तो भारत यहाँ पे एक दोगली पॉलिसी खेल रहा है। वो चाहता था, या उनको ये ख्याल था कि शायद कुलभूषण यादव के साथ हिरासत में पता नहीं क्या कुछ हो गया, और जब उन्होंने देख लिया फिजिकली कि जी तो बिल्कुल सही सलामत है, ठीक है, इसको कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं हुआ हुआ, तो उन्होंने कहा गायब हो यहाँ से। अब मज़ीद बातें तो ये वही करेगा कि जो इसने ऑलरेडी बता दी हुई है, तो इसको ऑन रिकॉर्ड आने ही ना दो इस सारी बात को। तो इंडियन हाई कमीशन जो है वो वहाँ से दौड़ लगा के गायब हो गया। इससे पहले आपको बताऊँ ये दूसरी मरतबा कुलभूषण यादव को काउंसलर की रसाई दी गई है। पहले जो है उसके अहल खाना को भी उससे मिलवाया गया था।
और आपको याद होगा कि उनमें से एक के पैरों के वो जो जूती थी उसके अंदर बगिंग डिवाइसेस भी लगी हुई थी, जिनको हटाया गया तो बड़ा उन्होंने उस पर एतराज़ भी किया था। बहरहाल तारी मिरवा एक इलाका है सिंध का, उसमें एक दिल हिला देने वाला स्कैंडल सामने आया। मुझे समझ नहीं आती है टीचर्स की खाल के अंदर कौन से भेड़िए जो हैं ये हमारे मुआशरे में ऑपरेट करें। बहरहाल वो क्या करते थे, मौसूफ के मुख्तलिफ औकात में स्टूडेंट्स को करते थे, तशद्दुद का निशाना बनाते थे, मोलेस्ट करते थे और फिर उसके बाद उनको मजबूर करते थे गलत सरगर्मियों के लिए। उसके बाद उनको वीडियो टेप करते थे, जो बच्चा फिर बाद में ना करता था उसको उसी की वीडियो दिखा के ब्लैकमेल भी करता था। तरंग शार इसका नाम है और ये ग्रेड 17 का एक रिटायर्ड टीचर है और थारी बिरवा तहसील खैरपुर में एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर चलाता है। और इसके हवाले से पहले भी कुछ शिकायत मौसूल हुई, लेकिन मौसूफ के बहुत असर था और इलाके के जितने शरीफ और बड़े लोग थे और अहदेदारान थे पुलिस वगैरह के, वो इसके वाकिफ़ थे या पता नहीं इससे हाथ से कुछ लेते थे, जो बिल्कुल ही चुप रहे। और इतना अरसा कंप्लेंट्स होने के बावजूद लोग खामोश रहे। अब इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन मकामी लोगों का ख्याल है कि शायद ये मशहूर ज़माना, बदनाम ज़माना डार्क वेब के लिए काम करता है और ये बच्चों की वीडियोज़ उधर आगे भेजता रहा। अब ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स जिनकी उम्र 12-13 साल है, उनमें से काफ़ी तादाद के वालिदैन ने दोबारा इसके ऊपर शिकायत की और वो फिर रजिस्टर हुई और तहकीकात शुरू हुई तो पुरस्रार तरीके से भाई साहब गायब हो गए। अब वो किसी को पता ही नहीं चल रहा कि जी वो कहाँ है। अब आप ये सोचें कि अगर एक ट्यूशन सेंटर चलाने वाला इतना बाअसर है तो क्या लोग वैसे उससे मरूब हैं या उसके हाथ से कोई रिश्वतें लेते रहे हैं, पैसे लेते रहे हैं कि वो चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया, पुलिस की पार्टियां जो थी उसको गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई और इतने अरसे से वो ये काम करी जा रहा है, घिनौना एक काम, और मुतादिद शिकायत के बावजूद उसके ऊपर पहले एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल जो मकामी SHO है उसके मुताबिक कि फैज़गंज का रिहायशी था और पहले भी इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। अब वो पूछो उस SHO से, अगर ये पहले भी मुलव्वस रहा तो तुमने इसको पकड़ा क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं पकड़ा? और इसकी वजह से वो कहता है कि ये इलाका छोड़ के चला गया था, अब 10-15 साल से ये थारी मिरवा में रिहाइश पजीर है। यानी पहले एक इलाके में वहाँ पे भी यही शिकायतें थी, वो इलाका उसको छोड़ना पड़ा, अरेस्ट नहीं हुआ। उस वक्त 15 साल से इस इलाके में वो यही हरकत और सकनात उसकी जारी थी। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। सोशल मीडिया पे तो अवाम का मुतालबा है कि ऐसे दरिंदे को पकड़ के फौरी तौर पर फांसी दी जाए। मेरा मुतालबा ज़रा सा मुख्तलिफ है। मैं चाइल्ड मोलेस्टर्स के ख़िलाफ़ बहुत सीरियस आप समझे सोच रखता हूँ। मैं समझता हूँ ना सिर्फ उनको फांसी मिलनी चाहिए बल्कि चाइल्ड मोलेस्टर्स की पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए और इनको पब्लिकली फांसी मिलनी चाहिए ताकि इबरत का निशान बनेंगे और इनको बचाने के लिए कोई ना आए। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का जो बजट है वो 144 अरब रुपए से बढ़ा के 203 अरब रुपए अब कर दिया गया, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख खानदान अब मुस्तफीद हो गए। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि इस प्रोग्राम ने कोविड-19 के बायस लॉकडाउन के मुआशी असरात में नुमाया कमी का किरदार अदा किया। इब्तदाई तौर पर वो प्रोग्राम आगाज़ किया गया था तो मिलियन मुस्तहकीन के लिए इसका बजट 144 अरब रुपये था। अच्छा, दूसरी जानिब अब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज मैदान में कूद पड़े हैं। पूरे मीडिया में जो चहमगोइयाँ हो रही थी, वो कहते हैं जी उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे और उस्मान बुज़दार के हवाले से तमाम खबरें गलत हैं। अगर तो ये बात है तो फिर बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि 12.5 करोड़ अवाम जो पंजाब के, उनमें कोई भी यानी इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि उस्मान बुज़दार इस चीज़ के लिए मौजू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को एहसन और बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों बस उस्मान बुज़दार पे ही नज़रें टिकी। या ये पंजाब के साथ कोई मसला है या पंजाब के साथ कोई बदला लेने की कोशिश है। बहरहाल ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि कोरोना कंट्रोल होने लगा और नए केसेस और अमवात में मुसलसल कमी हो रही है, सेहतयाबी की शरह भी बढ़ने लगी है। एक्टिव केसेस अब 73,751 हो गए और 1942 हैं जो तशवीशनाक हैं। 10 लाख अफराद में से 25 अमवात की शरह है और आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान जो है वो 8 दर्जे बेहतर हो गया और एक दिन में नए मरीज़ 2145 आए, जबकि सेहतयाब 6000 हो गए। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि ईद उल अज़हा पे एहतियात ना की गई तो फिर ये बेकाबू हो जाएगा। अरे बाबा, एहतियात आपने करनी है,
पिछली ईद पे जो आपने खुला छोड़ दिया था सबको, वो उसके ईद के बाद सारों ने उसका फल खा लिया और सबको समझ आ गई कि अब आई होप कि हुकूमत को भी समझ आ जाए और वो इस ईद उल अज़हा पे सख्ती से ज़रा लॉकडाउन कर सके। अब तफसीलात के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की कुल तादाद 5,448 है, जबकि नए केसेस आने के बाद मरीजों की तादाद 2,58,246 हो गई है। एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मुहर्रम में ये वबा फैल सकती है, क्योंकि आपको पता है मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं, तकारीब होती हैं। तो इसमें अब अहले तशरीह जो हैं उनके उलमा से हुकूमती वफूद की मुलाकातें हो रही हैं और कुछ SOPs तैयार की जा रही हैं कि जैसे मास्क पहन के रखें सारे के सारे लोग जो हैं, और उसके बाद अपना खाना देगों में ना बटे, वो पार्सल्स में खाना मिले, और जो रजिस्टर्ड जुलूसों की जगहें हैं सिर्फ वहीं पे जुलूस निकले हैं, गैर ज़रूरी जगहों पे ना हो। अब देखते हैं कि ये SOPs पे कितना को कायम रहते हैं। मुझे तो मुश्किल लगता है। अगर इस तरह से इजाज़त दी जानी है तो आप याद रखें तबलीगी जमात को भी और ज़ायरीन को भी जो ईरान से आए थे, उनकी वजह से कितनी मुश्किलात हुई थी। क्या बहैसियत कौम हम एक बारी फैसले नहीं कर सकते? क्या हमारी हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले सकती इस वबा के खात्मे के लिए, ताकि सबकी जान छूटे? इस सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.